नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज पहले हम आपको नासिक में पत्थर वाली वो प्री प्लान्ड साजिश दिखाएंगे, जिसके सबूत TV9 भारतवर्ष के कैमरे में रिकॉर्ड हुए हैं। कल बांग्लादेश के नाम पर किसने नासिक में हिंदू मुस्लिम वाली चिंगारी भड़काई, पॉलिथीन में भर भर कर पत्थर लाए गए, कुछ नए वीडियो में सुलगते हुए सवाल अब सामने आए हैं। आगे उस सियासी चिंगारी की भी बात करेंगे जो कर्नाटक में भड़की है, जहां अब राज्यपाल ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ मैसूर जमीन आवंटन घोटाले में केस चलाने को मंजूरी दे दी है। इस पर कांग्रेस और बीजेपी में आरोपों वाला जबरदस्त कलेश छिड़ा हुआ है। एक बड़ी खबर दिल्ली से, जहां बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक हो रही है। ये मंथन संगठन और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर किया जा रहा है। इसमें अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। इंसाफ की मांग पर आज पूरे देश में हजारों डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953440671 पर कॉल करें। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये भरोसा दिया है कि डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कमेटी बनेगी, साथ ही काम पर लौटने की अपील भी की गई है। इस बीच कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में भी 10 डॉक्टर और 190 नर्सिंग स्टाफ का ट्रांसफर किया गया है। सत्ता का एक कलेश यूपी में हुए शिक्षक भर्ती घोटाले पर भी छिड़ा है। मेरिट लिस्ट रद्द किए जाने के बाद अब मुख्यमंत्री योगी ने कल इस मामले पर बैठक बुलाई है। तो इस पर यूपी के 2 लड़कों ने कैसे करप्शन वाले कटाक्ष किए हैं, इस खबर पर भी आज हमने एक पॉलिटिकल कुंजी तैयार की है। फिर आपको भागलपुर के उस ब्रिज से मिलवाएंगे जिसे लेकर सवाल है कि क्या ये पुल भ्रष्टाचार से तंग आकर बार बार जल समाधि ले रहा है। 3 साल में तीसरी बार गंगा नदी पर बने इस निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरा है। इसीलिए सोचने वाली बात है कि भागलपुर का ये पुल आखिर टिकता क्यों नहीं है। आज रेसलर विनेश फोगाट की भी वतन वापसी हो गई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर आज विनेश फोगाट का भव्य स्वागत किया गया। ये देखकर विनेश के आंसू छलक पड़े। उन्होंने कहा, यह सम्मान ओलंपिक के हजारों गोल्ड मेडल से भी बड़ा है। सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं उस विवाद की जो मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर दूर नासिक में छिड़ा है, जिसमें चिंगारी बांग्लादेश हिंसा की है और आग हिंदू मुस्लिम वाली है। नासिक के शिवाजी चौक पर मस्जिद और दरगाह के पास कल दोपहर जो हुआ उसके निशान आज भी मौजूद हैं। हालांकि पुलिस का दावा यह है कि आज नासिक के उस इलाके में हालात काबू में हैं। लेकिन सवाल दरअसल यह है कि आखिर बांग्लादेश के नाम पर महाराष्ट्र के नासिक को किसने जलाया, किसने साजिश के पत्थर लोगों के हाथ में दे दिए। इस हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है? ये भीड़, ये पत्थर अचानक शुरू हुए विवाद का परिणाम है या फिर सोची समझी साजिश है? सत्ता में आज कुछ नए वीडियो के साथ सभी सवालों के हम जवाब देंगे। पहले वो 3 वीडियो सबूत जिसमें पत्थरबाज भी हैं, धर्म के नाम पर पुलिस और कानून को चुनौती देने वाले चेहरे भी हैं। इसीलिए गौर से तीनों वीडियो सबूत को देखिए और समझिए कैसे शांति के मोर्चे में साजिशन नफरत वाला जहर मिलाकर माहौल को बदल दिया जाता है। ये वीडियो नासिक की उसी दरगाह का है, उसी मस्जिद के पास का है जहां कल बवाल हुआ था। इस तस्वीर में आपको 2 गुट दिख रहे होंगे। दोनों तरफ के लोगों के दिमाग में कूट कूट कर नफरत भरी हुई है। हाथ में साजिश वाले पत्थर हैं और सरेआम एक दूसरे पर पत्थर से प्रहार किया जा रहा है। सालों से यहाँ पर मस्जिद भी है, दरगाह भी है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, लेकिन शुक्रवार को नमाज के बाद जो हुआ उससे नफरत के लेवल का अंदाजा लगाया जा सकता है। नासिक के शिवाजी चौक पर कल जो भी कुछ हुआ उसका दूसरा वीडियो सबूत भी आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर भी कल दोपहर की है, जब नासिक के शिवाजी चौक पर मस्जिद और दरगाह से कुछ दूरी पर 2 गुट आपस में लड़ रहे थे। और अब तीसरा वीडियो देखिए। जो सबूत आपको हम दिखा रहे हैं उसमें पुलिस से भिड़ंत है। कैसे पत्थर फेंकने वाले प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए,
पुलिस पर सरेआम पत्थर फेंके गए। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक इस हिंसा की तैयारी पहले से की गई थी। प्लास्टिक की थैली में भर भर कर पत्थर लाए गए थे। जब हंगामा शुरू हुआ तो उपद्रवियों ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। भीड़ पर काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले और रबर की गोलियां चलाईं। इस हिंसा में 6 पुलिस वाले घायल हो गए। सोचने वाली बात यह है कि बांग्लादेश में हिंसा के विरोध में मार्च निकलता है और इस मार्च के दौरान बांग्लादेश जैसी हिंसा शुरू हो जाती है। सवाल अभी भी यही है कि आखिर आग लगाने वाले और पत्थर चलाने वाले कौन हैं? वैसे दोनों पक्ष की ओर से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। आपको बताते हैं कि क्यों इस विवाद को हिंदू मुस्लिम वाला एंगल दिया जा रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर शांतिपूर्ण मोर्चा निकाला गया था, लेकिन मुस्लिम पक्ष का तर्क है कि शांतिपूर्ण मोर्चे के नाम पर कुछ लोग अचानक हंगामा करने लगे, जिसके बाद हिंसा भड़की। हिंदू पक्ष की दलील यह भी है कि शुक्रवार का दिन था, दरगाह और मस्जिद में बड़ी संख्या में लोग आए थे जिन्होंने पहले पत्थर फेंके, जबकि मुस्लिम पक्ष का तर्क है कि दरगाह के पास नारेबाजी की गई जो इस हिंसा की वजह बनी। हिंदू पक्ष के लोगों का दावा है कि दरगाह तक हिंदू मोर्चा नहीं गया था, जबकि मुस्लिम पक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि दरगाह के पास जय श्री राम के नारे लगाए गए। हिंदू पक्ष का दावा है कि नमाज खत्म होने के बाद पथराव किया गया, जबकि दूसरे गुट का कहना है कि पहले हिंदू पक्ष की ओर से पत्थर फेंके गए। हिंदू पक्ष का एक और तर्क यह है कि बांग्लादेश के झंडे लहराए गए, जबकि दूसरी तरफ से कहा यह जा रहा है कि लोग सिर्फ नमाज के लिए आए थे। हिंदू पक्ष के लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं कि पहले से प्लान करके हमला किया गया है, जबकि मुस्लिम पक्ष के लोगों का कहना है कि दुकानों को जबरन बंद कराया गया, जिसके बाद विवाद बढ़ा और हिंसा हुई। सबसे बड़ी बात, हिंदू पक्ष का कहना है कि 300 से 400 लोगों ने पथराव किया, जबकि दूसरी तरफ से कहा यह जा रहा है कि पहले शांति मोर्चा से जुड़े लोगों ने उकसाया, तब जाकर हिंसा शुरू हुई। अब सच क्या है ये पुलिस पता लगा रही है। आपको बता दें, अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है, उनसे पूछताछ की जा रही है। वीडियो और सीसीटीवी के आधार पर सभी चेहरों की पहचान की जा रही है। आज हिंसा वाले इलाकों को छोड़कर नासिक में शांति है। शिवाजी चौक, जहां से कुछ दूरी पर मस्जिद और दरगाह है, वहां एहतियातन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी ज्यादा है। लोग डरे हुए हैं। पुलिस इन इलाकों में लगातार मार्च कर रही है। कुल मिलाकर आज हालात काबू में है। किसी तरह का कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ है। आगे ऐसी स्थिति ना हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नासिक की हिंसा और पथराव वाली जगह पर TV9 भारतवर्ष की टीम गई, जहां आज भी कई सबूत मौजूद हैं, जहां आज भी साजिश के निशान मौजूद हैं। पुराने नासिक के शिवाजी चौक पर शुक्रवार दोपहर को अचानक ही 2 समुदाय आमने सामने आ गया था और बड़े पैमाने पर पथराव हुआ। तो उसकी तस्वीरें जो हैं अभी भी यहाँ पर आपको सड़क पर दिखाई देंगी। ठीक यहाँ पर मेरे सामने देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो यहाँ पर पड़े हुए हैं, मौजूद हैं। और इन पत्थरों को देखिए, पूरी सड़क पर इस तरह से आपको पत्थरों के निशान दिखाई देंगे। आप देखिए सड़क पर किस तरह से पत्थर बिखरा हुआ है। जहाँ तक नजर जाएंगी बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो यहाँ पर आपको फैले हुए नजर आएंगे। पुलिस कर्मचारियों को यहाँ पर जो है हथियारों के साथ में डिप्लॉय किया गया है। फिलहाल यहाँ पर जो स्थिति है वो तनावपूर्ण जरूर है, लेकिन इलाके में जो है शांति है। मोर्चे में गए थे नीचे, हम सब नीचे खड़े थे। उधर से हमारे लोग इधर आ गए, जो नासिक में जा रहे थे, तो इधर से उन्होंने पत्थर चालू कर दिया और इसने सबकी गाड़ी भी फोड़ दिया। हमारे 4-5 आदमी को लगा हुआ है। कितनी बड़ी संख्या में कितने लोग आ गए थे अचानक से? 300-400 लोग थे। ऊपर से 300-400 लोग आए थे। तो उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश की आप लोगों ने? कोई सुनने को तैयार था? मस्जिद से आए वैसे पथराव चालू कर दिया उन्होंने। आपको लगता है क्या जानबूझकर किया गया, कोई प्लानिंग जानबूझकर किया गया था ये सब? उनके नामा से उनका शुक्रवार था, वो सब भीड़ इकट्ठा हुई, उनके सब प्लानिंग, उन्होंने प्लानिंग करके सब किया था। 15 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और जो भी बाकी लोग हैं जो फुटेज में दिखते हैं एक्टिव है, तो उनकी तहकीकात जारी है और उनकी पहचान हो चुकी है। वो कौन है पता चल गया है। उनके पीछे पुलिस फोर्सेस पड़ी हुई है, उनको भी अरेस्ट किया जाएगा।
पुराने नासिक के बड़ी दरगाह के पास इस वक्त मैं मौजूद हूँ और आप देखिए यहाँ पर पुलिस कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद हैं और यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए पुलिस की जो गाड़ियाँ हैं, पेट्रोलिंग वैन है, वो लगातार यहाँ पर इलाके में गश्त कर रही है। सवाल क्यों हो गया? वो नीचे से 4 लोग हिंदू लोग नारे लोग आ रहे थे, उसमें सब भागदौड़ हो गई। बाकी दूसरा कुछ नारे लगाते हुए आ रहे थे, क्या कह रहे थे? वही जय श्री राम करते आ रहे थे, बस उतना ही हुआ है। बाकी दूसरा कुछ हमारे बाद में पब्लिक सब ये भागदौड़ में। कहानी कुछ यूं है कि नासिक में सकल हिंदू समाज की ओर से शुक्रवार को मोटरसाइकिल रैली निकाली गई थी। ये रैली बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हिंसा के विरोध में निकाली गई थी। बंद के दौरान दुकानों को बंद रखने की अपील की गई थी, लेकिन बताया जा रहा है कि नासिक के शिवाजी चौक के इस इलाके में कई दुकानें खुली हुई थी, जिसको लेकर पहले बहस हुई, फिर विवाद हुआ। उसके बाद 2 गुटों में मारपीट और पथराव शुरू हो गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये मामला इतना ही सीधा है जितना बताया जा रहा है? क्योंकि इतने सारे लोग, इतने सारे पत्थर, हमले की इतनी सारी तैयारियां अचानक कैसे हो गई, ये भी बड़ा प्रश्न है। सत्ता में बात अब राजस्थान के उदयपुर की, जहां इसी तरह की तस्वीरें हैं, इसी तरह का हंगामा है, इसी तरह की हिंदू मुस्लिम चिंगारी कल देखने को मिली थी। लेकिन यहाँ मामला थोड़ा अलग इसलिए है कि आज उदयपुर में चाकूबाजी कांड के आरोपी के घर बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई है। जिस छात्र ने हिंदू छात्र को चाकू मारकर घायल किया था, उसके पिता के घर को बुलडोजर से कुछ इस तरह से ध्वस्त कर दिया गया। बताया जा रहा है कि इसी घर में आरोपी परिवार के साथ रहता था। हालांकि ये घर उसके रिश्तेदार का है। पिछले काफी समय से आरोपी का परिवार यहाँ किराए पर रह रहा था। आज जब घर को गिराने नगर निगम की टीम पहुंची तो उसे विरोध का भी सामना करना पड़ा, लेकिन अधिकारी पूरी तैयारी के साथ आए थे। पहले नोटिस दिया था, उसके बाद घर को खाली कराया गया, एक एक सामान घर के बाहर निकाला गया, फिर 15 से 20 मिनट के अंदर घर को मिट्टी में मिला दिया गया। कल सत्ता में हमने आपको बताया भी था कि कैसे स्कूल में 2 छात्रों के बीच चाकूबाजी का मामला बड़ा हो गया था। इस पर हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति भी शुरू हो गई थी और कल हिंसक प्रदर्शन भी हुए थे। चाकूबाजी की घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने 12 से ज्यादा गाड़ियां जला दी थी, कई जगह तोड़फोड़ की थी, लेकिन अब पुलिस ने मामले को कंट्रोल में ले लिया है। ये आप देख सकते हैं पहली तस्वीरें, ये आप देख सकते हैं पहली तस्वीरें किस तरीके से पीला पंजा है, वो जो पीला पंजा है ये चल गया। ये आप देख सकते हैं ये तस्वीरें किस तरीके से ये पीला पंजा चला है। राजस्थान में अपराधियों का घर, ये आप देख सकते हैं जमीन दोस्त करने की तैयारी है और ये अपराधी को नज़ीर है, अपराधी को नज़ीर दी गई है। जो आरोपी था, इस पूरे घटनाक्रम में आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उसके साथ साथ में उसके पिता को भी हिरासत में लिया है। और इस तरीके से जो हिंदू संगठनों की मांग थी, हिंदू संगठनों की मांग थी कि इनके मकान को जमींदोज किया जाए, तो उस मांग को मान लिया है सरकार ने। उदयपुर में कल जो हालात बने थे, 4 घंटे उदयपुर जला था और जो आगजनी की घटनाएं हुई थी, उन घटनाओं के बाद में जो हिंदूवादी संगठन थे, तमाम जो संगठन थे सड़कों पर थे और उनकी एक ही डिमांड थी कि आरोपी के मकान को तोड़ा जाए, आरोपी के मकान पर बुलडोजर चलाए जाए। तो ये इसका मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि किसी भी व्यक्ति को अगर वो गलत काम करता है, सरकारी भूमि पे कब्जा करता है, अपराध करता है, तो किसी भी परिस्थिति में शहर का माहौल खराब नहीं कर सकता। शासन जो सख्ती आज ये माहौल बिगड़ने के बाद दिखा रहा है, कम से कम 1 महीने में 9 चाकूबाजियाँ शहर में हो गई हैं। शायद अगर ये सख्ती प्रशासन और पदाधिकारी पूर्व में दिखाते हैं तो आज ये हर्जाना हमें नहीं भुगतना पड़ता।
और सत्ता में अब बात कुछ ऐसे सांसदों की जो संसद के अंदर अचानक से स्ट्रीट फाइटर बन गए, एक दूसरे को घूंसे मारने लगे। सांसदों के बीच थप्पड़बाजी शुरू हो गई। कोई किसी का कॉलर पकड़कर खींच रहा था तो कोई किसी का मुंह नोच रहा था। संसद के अंदर सांसदों की मुक्केबाजी वाला ये वीडियो तुर्की से आया है, जहां 15 अगस्त को सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद अचानक एक विषय पर गुंडों की तरह लड़ने लगे और फिर मारधाड़ और एक्शन से भरपूर तुर्की की राजनीतिक फिल्म पूरी दुनिया में ब्लॉकबस्टर तरीके से रिलीज हो गई, जिसमें एक नहीं कई एक्शन हीरो थे और हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ किरदार अदा कर रहा था। ये सब कुछ तुर्की की संसद में 30 मिनट तक चलता रहा। इसमें विपक्ष के 3 सांसद घायल हो गए और संसद के पोडियम तक खून के छींटे नजर आए। सबसे पहले हम आपको तुर्की की संसद में हुई खून वाली फाइट पर एक रील दिखाते हैं, फिर ये बताएंगे कि आखिर ये संसद अखाड़ा बनी क्यों। तो तुर्की की संसद में इस राजनीतिक एक्शन फिल्म की स्क्रिप्ट किसने लिखी, वो भी समझ लीजिए। दरअसल जेल में बंद वर्कर्स पार्टी ऑफ टर्की के सांसद केन अताले पर बहस के लिए संसद का स्पेशल सेशन बुलाया गया था। अर्दोआन सरकार के विरोधी केन अताले 2013 से जेल में बंद हैं, लेकिन पिछले वर्ष तुर्की में हुए चुनाव में केन अताले जेल में बंद रहते हुए सांसद चुन लिए गए। इसके बाद अर्दोआन की पार्टी ने एक बिल लाकर अताले की संसद सदस्यता को खारिज करा दिया। इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में अपील की गई और 1 अगस्त को तुर्की के सुप्रीम कोर्ट ने संसद के फैसले को पलट दिया और अताले को जेल से रिहा करने का आदेश दिया। 15 अगस्त को अदालत के इसी फैसले पर बहस चल रही थी। तभी अताले की पार्टी के नेता अहमद सिख ने अर्दोआन की पार्टी को आतंकियों की पार्टी कहा और अर्दोआन के सांसदों को आतंकवादी कहा। बस यही सुनकर अर्दोआन के सांसद विपक्ष के सांसद पर टूट पड़े और इसके बाद तुर्की के सांसद कैसे स्ट्रीट फाइटर बन गए, इसकी तस्वीर पूरी दुनिया देख रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक में अमित शाह ने बहुत अहम बात कही है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को 35 साल अब कोई हिला नहीं सकता है। अमित शाह ने कहा है बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक में कि अगले 35 साल तक भी कोई बीजेपी को नहीं हरा सकता। बीजेपी अगले 25 साल तक सत्ता में रहने वाली है। बीजेपी की जड़ें और संगठन बहुत मजबूत है, कहा अमित शाह ने। अहम बैठक हो रही है पदाधिकारियों की, जिसमें आगे आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भी तैयारियों की समीक्षा बैठक है। ये तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। अमित शाह ने यह भी कहा कि कांग्रेस जहां है वहां भी वो सत्ता से बाहर हो जाएगी। और सत्ता में अब बात एक ऐसे पुल की जिसने भ्रष्टाचार से तंग आकर जल्द समाधि ले ली। और ये पहली बार नहीं हुआ, बल्कि 3 वर्षों में तीसरी बार हुआ है। अगर पुल के गिरने का कोई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होता तो वो इसी पुल को मिलता। भ्रष्टाचार का ये पुल बिहार के भागलपुर और खगड़िया जिले के बीच बनाया जा रहा है, जो कुछ महीनों के बाद नदी की तेज धार में बहकर ये बताता है कि कोई उसे भ्रष्ट नेता, अधिकारी और इंजीनियर्स के गठबंधन से बचा ले। लेकिन किसी पर कोई असर नहीं होता और ये पुल हर छोटे इंटरवल के बाद गिर जाता है। वैसे तो बिहार में पुल गिरना अब आश्चर्य में डालने वाली खबर नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में इतने पुल गिरे हैं जितने पिछले कुछ वर्षों में शायद बने भी नहीं होंगे। लेकिन ये इकलौता पुल है जो बार बार गिर रहा है। इसलिए हमने इस पर सत्ता की एक छोटी लेकिन तीखी लगने वाली कुंजी तैयार की है, जिसे देखकर शायद इस पुल के निर्माता और निर्देशकों में थोड़ी बेचैनी आ जाए। बिहार में आज जो पुल गिरा है वो भागलपुर जिले में सुल्तानगंज से खगड़िया जिले के बीच बनाया जा रहा है। गंगा नदी पर बन रहे इस पुल की लंबाई 3.16 किलोमीटर है। 2014 में इसका निर्माण शुरू हुआ और इसकी लागत 1710 करोड़ रुपए आनी थी। इस पुल के बनने से उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की कनेक्टिविटी अच्छी हो जाती, लेकिन पुल के बार बार बहने से ऐसा हो ही नहीं पा रहा है। चश्मदीदों का दावा है कि सुबह करीब 7:15 पर सुल्तानगंज अगवानी गंगा पुल का एक बड़ा हिस्सा पानी में बह गया। जो हिस्सा बहा वो पिलर 9 का सुपर स्ट्रक्चर था। दावा यह है कि गंगा के बढ़ते जल स्तर के कारण यह घटना घटी है।
पिलर संख्या 9 और 10 के बीच के स्लैब सेगमेंट के लिए बना स्ट्रक्चर भी नदी में समा गया। पुल हादसे में किसी की मौत नहीं हुई क्योंकि गंगा नदी में बाढ़ के चलते पुल निर्माण का कार्य रोका हुआ है। पुल के गिरने का ये रिपीट टेलीकास्ट है। इससे पहले भी 2 बार इस पुल का कुछ हिस्सा गिर चुका है। पहली बार पुल के गिरने की यह घटना 27 अप्रैल 2022 को हुई थी। निर्माणाधीन पुल का सुपर स्ट्रक्चर नदी में गिरा था। तेज आंधी और बारिश में करीब 100 फीट लंबा हिस्सा भर भरा कर जमीन पर गिर गया था। दूसरी बार पुल गिरने की घटना 4 जून 2023 को हुई थी। पुल के 4 पिलर नदी में समा गए थे। पुल का करीब 200 मीटर हिस्सा नदी में गिरा था। हादसे के समय मजदूर वहां से 500 मीटर दूर काम कर रहे थे। और तीसरी बार अब 17 अगस्त को एक बार फिर से पुल का महत्वपूर्ण हिस्सा पानी में बह गया है। सुल्तानगंज अगवानी गंगा पुल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है। 2014 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इसका शिलान्यास किया था। 2015 में इसका काम शुरू हुआ। कंस्ट्रक्शन कंपनी एसपी सिंगला इसका निर्माण कर रही है, जिसे 2019 में ही पूरा हो जाना था। लेकिन 2019 के बाद से इसके पूरे होने की डेडलाइन 9 बार बढ़ाई जा चुकी है। दावा यह किया जा रहा था कि अब 80% काम पूरा हो चुका है और जल्दी ही ये पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन पुल के बनने से पहले ही इसका छोटा हिस्सा गिर गया। वैसे पुल को पूरा करने की नई तारीख 31 दिसंबर 2026 है। पुल के गिरने वाले घटनाक्रम में एक और बड़ी ही यूनिक बात है। इस पुल के निर्माण की शुरुआत से अब तक नीतीश कुमार सीएम हैं, लेकिन इस बीच में कभी आरजेडी सरकार की सहयोगी रही तो कभी बीजेपी। 2022 में जब पुल गिरा था तो नीतीश कुमार के साथ बीजेपी के नितिन नबीन पथ निर्माण मंत्री थे। 2023 में जब पुल गिरा तो नीतीश कुमार के साथ पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव थे। 2024 में जब पुल गिरा तो नीतीश कुमार के साथ बीजेपी के विजय कुमार सिन्हा पथ निर्माण मंत्री हैं। तो जब बीजेपी के मंत्री होते हैं तो आरजेडी के नेता इस्तीफा मांगते हैं, और जब आरजेडी के मंत्री होते हैं तो बीजेपी के नेता इस्तीफा मांगते हैं। लेकिन जेडीयू कभी किसी से इस्तीफा नहीं मांगती है, क्योंकि सीएम हर बार नीतीश कुमार ही रहते हैं। पुल हो, पुलिया हो या मेगा पुल हो, लगातार नीतीश कुमार जी के राज में जो है ये गिरता रहा है। एक आध मामला नहीं है, लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं। तो अगर जो भी दोषी है, हम तो साफ तौर पे कहते हैं, जो भी दोषी है उसको सख्त से सख्त जो है कार्रवाई होनी चाहिए। जरूर कहेंगे कि उसकी जांच होनी चाहिए, कहाँ लीकेज हुआ है, कहाँ कमी हुई है जिसके चलते पुल टूट रहे हैं। एक पुल नहीं, सीरीज ऑफ द पुल टूट रहे हैं। तो जरूर लगता है कहीं ना कहीं बनावट में कमजोरी होगी। इसका जांच होना चाहिए और जो इसके लिए जवाबदेह हैं उसको दंडित करना चाहिए। सुल्तानगंज की जो अगवानी पुल है वो तीसरी बार हैट्रिक लगाई है गिरने में, और सीना चीर कर ये सामने कह रहा है कि मैं भ्रष्टाचार से निर्मित हूँ। डिजाइन किसने बदला भाई? कौन था 18 में मंत्री? 22 में जब गिरा था तो कौन था मंत्री? जो वर्तमान में जो डिप्टी सीएम है, जो लॉर्ड मौथ बने हुए हैं, जरा पूछिए ना, पर विभाग का जानकारी नहीं है क्या? IIT रुड़की से इसकी जांच कराई गई थी। इसके सुपर स्ट्रक्चर फाउंडेशन के डिजाइन में गड़बड़ी था। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में हमारी हाथें बंधी हुई रही। माननीय उच्च न्यायालय को हम जरूर अवगत कराएंगे। इनके लापरवाही, गैर जिम्मेदारी, संवेदनहीनता, जनता सफर कर रही है, सरकार की बदनामी हो रही है, विभाग पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। और एक पुल नहीं बहा बिहार में, कई पुल बहे हैं। अगर देश में सबसे ज़्यादा पुल बहे होंगे तो शायद बिहार में बहे होंगे। नदी किसी कारण, हमारे डेवलपमेंट के कारण या जल भराव के कारण रास्ता बदल देती है। तो जब रास्ता बदल देगी तो उसका जिम्मेदार कौन है? सुल्तानगंज अगवानी गंगा पुल तो बार बार गिर ही रहा है। इसके अलावा भी बिहार में पुल गिरने का अच्छा खासा रिकॉर्ड है। पिछले 2 वर्षों में 21 पुल गिरे हैं। इनमें 15 छोटे और पुराने पुल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ जून में छोटे बड़े 11 पुल गिरे हैं। वैसे आपको बता दें कि सुल्तानगंज अगवानी गंगा पुल को बनाने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी पर पिछले दिनों ईडी की छापेमारी भी हुई है। ये कंपनी बिहार में 8 पुल के निर्माण में जुड़ी हुई है। कंपनी को बिहार में 9,000 करोड़ के अलग अलग ठेके मिले हुए हैं।
युद्ध की स्थिति में दुश्मन देशों के बड़े बड़े ब्रिज को गिराने के लिए मिसाइल और रॉकेट से अटैक किया जाता है। कई बार पुल के नीचे विस्फोटक रखकर पुल को गिराया जाता है। 2 दिन पहले ही खबर आई थी कि रूस को यूक्रेन के एक पुल को नष्ट करने के लिए मिसाइल फायर करनी पड़ी थी। वैसे अगर किसी देश में भ्रष्ट नेता, अधिकारी और इंजीनियर्स हों तो किसी पुल को गिराने के लिए मिसाइल और रॉकेट से अटैक करने की जरूरत ही नहीं होगी। ये अपने आप गिर जाया करेंगे, इतनी तेजी से बह जाएंगे कि पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ कभी पुल था भी। सत्ता में अब यूपी के सियासी कलेश की बात करते हैं, जिसमें शिक्षकों की पुरानी भर्ती के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के नए आदेश के बाद कलेश शुरू हो चुका है। सरकार कोर्स करेक्शन करने की प्लानिंग कर रही है तो विपक्ष सरकार पर नॉन स्टॉप हमले कर रहा है। कल इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में बड़ा झटका दिया था और पूरी की पूरी मेरिट लिस्ट ही रद्द कर दी थी। इसके साथ ही कोर्ट ने 3 महीने के अंदर नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश जारी किया। कोर्ट के इस फैसले के बाद सरकार का काम और राजनीतिक चिंता बढ़ गई है, जबकि विपक्ष को कोर्ट के इस फैसले में वोटों की अच्छी खासी फसल दिखाई दे रही है। इस खबर पर हमने सत्ता की एक कुंजी तैयार की है, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि यह खबर यूपी की राजनीति में कैसे घुमावदार मोड़ पैदा कर सकती है। सबसे पहले समझिए कि यह पूरा मामला दरअसल है क्या। दरअसल उत्तर प्रदेश में वर्ष 2018 के दिसंबर महीने में कुल 69,000 शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था। इस भर्ती के तहत वर्ष 2019 में 4,10,000 अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए बैठे थे। 2020 में इस परीक्षा रिजल्ट का सामने आया और 1,47,000 अभ्यर्थी पास हो गए। इनमें आरक्षित वर्ग के 1,10,000 अभ्यर्थी थे। इन आरक्षित वर्ग के ओबीसी की संख्या 85,000 थी। आरक्षित वर्ग के लिए 66.73 और अनारक्षित वर्ग के लिए 67.11 मेरिट लिस्ट तय की गई थी। नतीजों के बाद लगभग 1,000 अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंचे और दावा किया गया कि प्रश्न पत्र में एक सवाल गलत था। हाईकोर्ट ने कहा कि जितने अभ्यर्थी कोर्ट आए थे उनके एक नंबर बढ़ा दिए जाएं। इसके बाद कुछ अभ्यर्थियों ने दावा किया कि आरक्षण देने में अनियमितता हुई है, जिसके बाद पूरा मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में पहुंचा। नियमों के मुताबिक अगर रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट की मेरिट जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के बराबर हो जाती है तो उसे रिजर्व्ड कैटेगरी से हटाकर जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाता है। इस तरह आरक्षण का लाभ दूसरे कम मेरिट वाले उम्मीदवार को मिल जाता है। आरोप लगे कि 69,000 टीचर भर्ती में ऐसा नहीं किया गया। दावा यह भी किया गया कि सरकार ने मात्र 3% ही ओबीसी वर्ग का चयन किया, जबकि सरकार ने दावा किया कि 30,000 से ज्यादा ओबीसी का चयन इस भर्ती में हुआ है। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जहां कोर्ट ने 69,000 शिक्षकों की मौजूदा सूची को गलत मानते हुए मेरिट सूची को ही रद्द कर दिया। ये तो कोर्ट में मामला पहुंचने और कोर्ट के आदेश की कहानी थी, जिसके बाद शुरू हुई राजनीति। कोर्ट के फैसले के बाद रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा विभाग की बैठक बुलाई। अब सरकार के पास टीचर भर्ती की मेरिट लिस्ट फिर से बनाने की चुनौती है, लेकिन उससे भी बड़ा संकट उनके सामने अपनी राजनीतिक साख बचाने का है कि कहीं उनकी छवि ओबीसी विरोधी नेता की ना बन जाए, क्योंकि बीजेपी के साथ साथ सहयोगी दलों के नेता भी टीचर भर्ती को लेकर उनकी सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इसे दलितों और पिछड़ों की जीत बताया है। अपना दल के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल कह रही हैं कि जब तक वंचितों को न्याय नहीं मिल जाता उनकी लड़ाई जारी रहेगी। योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद भी कोर्ट के फैसले को सही ठहरा रहे हैं। चूंकि मामला दलित और ओबीसी वोट बैंक का है, इसीलिए एक दूसरे के खिलाफ जुबानी लड़ाई लड़ने वाले अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य टीचर भर्ती के मामले में एक कैंप में खड़े दिखाई दे रहे हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती, अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी एक साथ खड़े हैं इस मुद्दे पर। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आरक्षण के साथ खिलवाड़ करने वाली बीजेपी सरकार की साजिशों को करारा जवाब है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ कोई नाइंसाफी ना हो, ये सुनिश्चित करवाने में अभ्यर्थियों का साथ वो निभाएंगे। मायावती कह रही हैं कि कोर्ट के फैसले से साबित होता है कि सरकार ने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया है। खासकर आरक्षण वर्ग के पीड़ितों को न्याय मिलना सुनिश्चित होना चाहिए। जो भेदभाव का सूची बनाई थी सरकार ने,
हमें उम्मीद है कि उन बच्चों को न्याय मिलेगा। उन बच्चों ने बहुत लंबा संघर्ष किया है। शायद इतना बड़ा आंदोलन, इतने लंबे समय तक आंदोलन किसी ने नहीं किया होगा जितना 69,000 वाले शिक्षक भर्ती वालों ने किया है। माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला आया है उसका स्वागत है और अब सरकार उसकी सही तरीके से अपना समीक्षा वैसे भी करने जा रही है और बच्चों को न्याय दिलाएंगे। श्री अखिलेश यादव जी का खेल खत्म हो चुका है। झूठ बोल करके उनकी साइकिल जो पंचर थी उसमें हवा भर लिया उन्होंने लोकसभा के 2024 के चुनाव में। अब साइकिल नहीं चलेगी, अब साइकिल पंचर होगी, साइकिल बस्ट होगी, साइकिल सफाई जाएगी। हमेशा भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के हित की लड़ाई लड़ती रही है। जो फैसला आया है उस फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं। उस फैसले के हिसाब से जो आदेश है हाई कोर्ट का, उस आदेश का पालन करें। अच्छी बात है कि हाई कोर्ट के इंटरवेंस की वजह से अब ये भर्तियां फिर से होंगी और जिसको हक, सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए जो संविधान के माध्यम से, हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार इतने लोगों पे डंडे और लाठियां बरसाई गई हैं तो ये सभी उन सभी की जीत है और ये पूरे प्रदेश की भी जीत है क्योंकि कहीं ना कहीं एक उम्मीद जागी है। हमें किसी के ऊपर कोई आरोप लगाने से बेहतर है कि अगर अभ्यर्थियों ने, पिछड़ों ने और उसमें कोई त्रुटियां थी, अगर उस पर हाईकोर्ट ने फैसला दिया तो उसे सबको स्वीकार करना चाहिए। हम लोग पहले से भी उन बच्चों के साथ खड़े थे और करते रहे। तो व्यवस्था के शिकार लोग थे जो अब व्यवस्था के हिस्सेदार बने, वो आरक्षण है और जो आज कोर्ट ने फैसला दिया। डबल बेंच का अब आदेश आया है जो पिछड़े दलितों के लिए एक तरीके से बहुत बड़ा और ऐतिहासिक ऑर्डर है। और सबसे बड़ा ये है कि हम लोग जो एक नैरेटिव बना लिए थी कि नहीं अब ये न्याय कहीं नहीं होता है, कोर्ट अपने हिसाब से चलती है, सारी चीज़ें, आज माननीय न्यायालय का जब आदेश आया तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हुई और एक तरीके से लगा कि अभी भी न्याय जिंदा है। और अब इस राजनीति को डिकोड करते हैं। मामला दलित और ओबीसी वोट का है। सबको अपनी अपनी राजनीति बचाने की चिंता है। इसीलिए इस मुद्दे पर अपने और पराये भी सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा। समाजवादी पार्टी ने चुनाव में अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। मैसेज ये गया कि ओबीसी और दलितों का वोट इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट किया है। कहा गया कि पटेल, कुशवाहा, मौर्य, गैर यादव, पिछड़ों ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। नतीजे के तुरंत बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर टीचर भर्ती में आरक्षण में गड़बड़ी का मामला उठा दिया था। इसी मुद्दे के बहाने डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने सीएम योगी के खिलाफ वर्चस्व की लड़ाई का ऐलान कर दिया। ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद जैसे सहयोगी दलों के नेता भी उनके साथ हो गए। वैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी पार्टी के अंदर और विपक्ष में सबको जवाब दिया। विधानसभा में सीएम योगी ने कहा कि जितना कोटा था उससे अधिक हमारी सरकार ने टीचर भर्ती में ओबीसी को नौकरी दी है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर लोग प्रश्न खड़ा करते हैं। 69,000 नहीं, हम लोगों ने 1,25,000 भर्ती बेसिक शिक्षा परिषद में शिक्षकों की और 69,000 जिन शिक्षकों की भर्ती के बारे में प्रश्न खड़ा किया जाता है, ये समाजवादी पार्टी के वही मोहरे हैं जो लोग 86 में से 56 एक ही परिवार और एक ही जाति विशेष के लोगों को भरने का काम किए थे। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले ने अब कहानी पलट दी है। अखिलेश यादव पीडीए की कामयाबी की बात कह रहे हैं। बीजेपी के अंदर पिछड़े और दलित समाज के नेताओं की सत्ता में अधिक दावेदारी की डिमांड है। आउटसोर्सिंग में रिजर्वेशन का फॉर्मूला नहीं मानने का मामला भी योगी सरकार के लिए गले की फांस बन सकता है। इन सबसे मुकाबले के लिए योगी आदित्यनाथ फिर से हिंदुत्व के एजेंडे पर हैं। दुकानों में नेम प्लेट, धर्मांतरण पर सजा बढ़ाए जाने का कानून और अब जहां भी जाते हैं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मामला उठाते हैं। लोकसभा चुनाव में तो जो हुआ सो हुआ। अगर विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव में कोई झटका लगा तो योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ेंगी। अब हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो काफी चिंताजनक है और इसे देखने के बाद ये सवाल भी उठता है कि आखिर सुसाइड किसी समस्या का समाधान कैसे हो सकता है।
ये प्रश्न उठे हैं नवी मुंबई के अटल सेतु से आए एक वीडियो से, जिसमें एक महिला की सुसाइड की कोशिश दिखाई दे रही है और उसे बचाने का काबिले तारीफ संघर्ष भी है। ये सीसीटीवी वीडियो कल शाम 7 बजे का है, जब 57 वर्ष की एक महिला अपने जीवन को समाप्त करने के लिए अटल सेतु से छलांग लगा देती है। लेकिन जैसे ही वो सुसाइड करने के लिए कूदती है, वहां खड़ा एक कैब ड्राइवर उस महिला को बालों से पकड़ लेता है। तभी वहां पुलिस भी पहुंचती है और 4 कांस्टेबल तुरंत रेलिंग से कूदकर उसे ऊपर खींचने के लिए आ जाते हैं। फिर काफी संघर्ष के बाद उस महिला को देखिए बचा लिया जाता है। खबरों के अनुसार मुलुंड की रहने वाली इस महिला ने कैब ड्राइवर से कुछ सामान विसर्जित करने के लिए कैब रोकने को कहा था, लेकिन तभी उसने सुसाइड की कोशिश की, लेकिन उसी कैब ड्राइवर ने महिला को बचा लिया। हालांकि इस महिला ने अपनी जिंदगी को खत्म करने का प्रयास क्यों किया, इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। लेकिन यकीनन ये वीडियो अब नवी मुंबई के प्रशासन के लिए बड़ा चैलेंज जरूर बन गया होगा, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में यही अटल सेतु एक सुसाइड पॉइंट बनता जा रहा है। पिछले महीने ही इसी अटल सेतु से कूदकर एक 38 वर्ष के इंजीनियर ने आत्महत्या कर ली थी, जबकि उससे पहले वर्ष 2024 में महिला डॉक्टर ने इस ब्रिज से सुसाइड किया था। इसीलिए उम्मीद है कि अब प्रशासन कुछ अहम कदम उठाएगा। तो टाइम सत्ता में आज का इतना ही था, खत्म हो गया है। सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे दें आज के लिए इजाज़त।